Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे जिसमें बायोडाइवर्सिटी और पर्टिकुलरली ए सेलुलर लाइफ के बारे में जानेंगे, जिसमें हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। बायोडाइवर्सिटी जो कि वैरायटी ऑफ लाइफ कहलाती है, उसमें हम ए सेलुलर लाइफ को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे कोर्स कंटेंट शामिल हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, के वायरस को डिस्कवर किया गया, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, के वायरस का जो है केमिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, के वायरस को डिफरेंट किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, और अल्टीमेटली लास्ट टॉपिक हम वायरल डिजीजेस, जिसमें स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू एड्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वायरस का बात करें तो वायरस जो है एक लैटिन वर्ड वेनम से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब पॉइजनस फ्लूइड था। इन अर्ली कंडीशंस या अगर हम प्रीवियस इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले अर्ली पीरियड ऑफ इट्स डिस्कवरी में ये कहा जाता है कि वायरस को एक टॉक्सिक सब्सटेंस या वेनोमस फ्लूइड कंसिडर किया जाता था, जो कि जब तक इसका स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोनेंट्स डिस्कवर नहीं किए गए थे। अगर हम एक वायरस को डिफाइन करना चाहें तो कहा जाता है वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, या ए सेलुलर भी कहा जाता है। यहां पे कुछ साइंटिस्ट में कंट्राडिक्शन मौजूद है कि वायरस इज सेलुलर और नॉन सेलुलर, इसलिए नॉर्मली इसको बाउंड्री ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे रखा जाता है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को जान के ये समझ सकेंगे कि वायरसेस लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं और कुछ नॉन लिविंग की। तो इसको हम स्पेसिफिकली नॉन सेलुलर या ए सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी का नाम देते हैं, विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, एंड दैट इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, और इस प्रोटीन कोट को स्पेसिफिकली कैप्सिड का नाम दिया जाता है, जो कि हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। इसीलिए वायरस को टेक्निकली न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम भी दिया जाता है, बिकॉज इट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन ओनली, इट हैव नो एनी अदर स्ट्रक्चर। तो ये वायरस को डिफाइन किया जाता है, जो कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ वायरस जब डिस्कवर कर लिया गया, तो तब हम ये एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाने में कामयाब हुए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशंस की, तो जो साइंटिस्ट थे उसमें लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच को अर्ली पीरियड में कंसीडर किया जाता है, जिसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी, तो पहला जो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, इन्होंने पर्टिकुलरली रेफर किया एज अ पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ। तो रॉबर्ट कोच ने एक्चुअली कहा था कि ये पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि डिजीज और डेथ से एसोसिएट किया गया। अब इसके बाद जो सेकंड पर्सन थे एडवर्ड जेनर, जो कि एक्चुअली वायरसेस के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फर्स्ट एवर वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है इन्होंने परफॉर्म किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम 8 ईयर ओल्ड बॉय पे, जिसको जेम्स फिफ्स जिसका नाम था, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वे में वैक्सीन रिलेटेड मटेरियल, जिसको ये नहीं जानते थे कि ये वैक्सीन है, इन्होंने उस वक्त में स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए काओ पॉक्स का जो फ्लूइड है वो हासिल किया और अल्टीमेटली उसको इंजेक्ट किया इन दैट पर्सन, और देखा कि स्मॉल पॉक्स रिलेटेड जो डिजीज थी उसको क्योर कर दिया गया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा सिंपल सा था। इन्होंने ये देखा कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको जो मिल्क मेड हैं उनकी बॉडी पे फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, लेकिन उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। इसका मतलब उनकी बॉडी से इन्होंने कुछ फ्लूइड लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया नॉर्मल पर्सन्स में, और बाद में ये देखा कि उन पर्सन में जिनमें वो फ्लूइड इंजेक्ट किया गया था उनको फर्दर स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो इसका मतलब इन्होंने काउपॉक्स रिलेटेड मटेरियल जो था उसको इंजेक्ट किया और स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट की। ये मैकेनिज्म नहीं जानते थे कि एक्चुअली क्या हुआ है जिस वजह से स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट हो गई, और इन्होंने फिर इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 23 अदर पर्सन्स की भी वैक्सीनेशन की, जिसके जरिए इन्होंने इनको एडवर्ड जेनर जो हैं इन्होंने पहली दफा स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की। अब उसके बाद ये तो पर्टिकुलरली मैकेनिज्म नहीं जानते थे और अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई थी कि वायरसेस क्या है, उनकी नेचर क्या है। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स चैम्बरलैंड, इन्होंने कहा कि वायरसेस जो हैं दीज आर द फिल्ट्रेबल डिजीज काजिंग एजेंट्स। अब इन्होंने किया क्या था,
पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से फ्लूइड को गुजारा और देखा कि वो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर जहां से बैक्टीरिया तो नहीं गुजर सकते लेकिन वायरसेस जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं और फिल्टर्ड मटेरियल में वायरसेस कंटेनिंग या डिजीज काजिंग सब्सटेंस आ गया। तो इन्होंने ये कहा कि ये बैक्टीरिया से अलग सब्सटेंस है, बैक्टीरिया से स्मॉलर है, इसलिए पोर्सिलीन फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं जबकि बैक्टीरिया नहीं कर सकते। जब इन्होंने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया तो इसके बाद एवनॉस्की साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉजेटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज यानी कि टोबैको प्लांट पर मोज़ेक पैटर्न पे येलो स्पॉट आते थे लीव्स पे, इन्होंने क्या किया कि उस लीव से कुछ मटेरियल को अलग किया, उस लीव को क्रश किया और क्रश करने के बाद फिल्टर करके उस फिल्टर्ड सब्सटेंस को जो है दोबारा से हेल्दी प्लांट पर स्प्रे किया और देखा कि उनमें ये डिजीज हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि टोबैको मोज़ेक डिजीज है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज आल्सो फिल्टरेबल एंड दैट इज वायरस। अब अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई थी कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है और नेचर क्या है। तो इसके बाद जो दो साइंटिस्ट थे टॉर्ट और डहेर्ल, ये एक अनदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बैक्टीरियल कॉलोनीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि किसी भी वजह से बैक्टीरियल कॉलोनी की लाइसिस स्टार्ट हो गई। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट थे। टॉर्ट ने 1915 और डहेर्ल ने 1917 में इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और ये देखा कि लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी के लिए कोई मटेरियल्स जो है वो इन्वॉल्व है। इन्होंने वहां से आइसोलेट किया उस सॉल्यूशन को और उसको डाइल्यूट करने के बाद अनदर कॉलोनीज के ऊपर उसको स्प्रे किया और देखा कि वो कॉलोनी को लाइसिस कर रहा है। इसका मतलब डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट able to affect the lytic capacity of that particular particles present in that solution। तो इससे इन्होंने ये बात साबित की कि वायरसेस जो हैं या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी की लाइसिस करते हैं। तो इन्होंने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया बैक्टीरिया ईटर या बैक्टीरियोफेज। ये टर्म बैक्टीरियोफेज कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज डहेर्ल। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डहेर्ल ने ये टर्म कॉइन की थी और उसके मुकाबले में जो टॉर्ट थे वो इस मैकेनिज्म को जो कि बैक्टीरियल लाइसिस या कॉलोनी की लाइसिस का सबब बन रहा था उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में शामिल थे। उसके बाद स्टेनले साइंटिस्ट थे जो कि मोस्ट रिसेंट 1935 में इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए टोबैको मोज़ेक वायरस था उसको आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया और उसके बाद क्रिस्टलाइज करके उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन किया। तो फर्स्ट एवर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वायरस डन बाय द स्टेनले इज फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि फिर ये बात कंफर्म हो गई कि एक वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो दो बेसिक कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन कोड एंड सेकंड इज द न्यूक्लियर कोर जो कि न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होता है। तो इसकी स्टेनले की डिस्कवरी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को जानना आसान हो गया। तो फर्स्ट वन वाज द डिस्कवरी और जब ये क्रिस्टलाइजेशन कर ली गई तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर नॉन टुडे, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो वायरसेस का स्ट्रक्चर आज तक हम जानते हैं उसमें कहा जाता है कि वायरसेस के स्ट्रक्चर में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द वायरल कोर एंड सेकंड इज वायरल कोट। तो कोर जो है वो इनर स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जो कि इनर पार्ट है उसमें खास तौर पर जो मौजूद होता है वो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज मे बी द डीएनए और आरएनए। यहां पे डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये क्लासिफिकेशन में जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट वायरसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब वायरसेस जो हैं वो खुद से तो डुप्लीकेट नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ एंजाइम इनके पास मौजूद होते हैं। जैसे कि रेट्रोवायरस की बात करें तो उसके पास इंटीग्रेज एंजाइम मौजूद है। इसके साथ साथ जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनके पास लाइसोजाइम मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस के पास मुख्तलिफ एंजाइम हो सकते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द इनर कोर ऑफ द वायरस। जबकि कोट में जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज होल प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, जो कि स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स पर या स्मॉलर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है जिसको नाम दिया जाता है कैप्सोमर। और
जो कैप्सिड है वो डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी वायरस को, और इसके अंदर मौजूदा कैप्सोमर जो शेप ऑफ द वायरस है उसको डिसाइड करते हैं। जैसे कैप्सोमेयर हर्पेस वायरस के जो अंदर कैप्सोमेयर होते हैं दीज आर 162 और एडिनो वायरस के अंदर 252 होते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इन पर्टिकुलर वायरस कितने हैं, और उसकी वजह से कैप्सिड की शेप डिफाइन होती है और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर ऑफ या मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस जो है वो डिसाइड की जाती है। अब जिस स्ट्रक्चर में, जिस वायरस के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर मौजूद होंगे और वो मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस बनेगा, उसको नाम दिया जाता है वायरियन। तो वायरियन क्या कहलाएगा? दैट इज मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस। जबकि इस मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस के अंदर दोनों सब्सटेंस मौजूद हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। लेकिन यहां पे याद रखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जो कि ओनली प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं प्रायोन, जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। जबकि दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि अनदर स्ट्रक्चर वायरॉइड भी मौजूद होता है, और ये वायरॉइड जो है इन्फेक्शियस आरएनए कंसिडर किए जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू कंटेन प्रोटीन। तो एक स्ट्रक्चर के पास सिर्फ प्रोटीन्स हैं, एक के पास सिर्फ आरएनए है, लेकिन वायरियन जो कि मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस होता है उसको नाम दिया जाता है जिसमें न्यूक्लियोकैप्सिड दोनों मौजूद होते हैं। तो हमें इन तीनों टर्म्स को भी याद रखना चाहिए। अब अगर इस स्ट्रक्चर के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए तो एक वायरस जो है उसके जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अबाउट देयर साइज। वायरसेस आर स्मॉलेस्ट एंटिटीज जो कि अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर्स में होती हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोमीटर में कंसीडर किए जाते हैं। तो एक वायरस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 1000 टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के मुकाबले में इसका साइज जो है वो इतना कम होता है। अगर हम दो वायरसेस की एग्जांपल दें साइज के रेफरेंस से, तो पॉक्स वायरस के बारे में कहा जाता है इसका साइज 250 नैनोमीटर और पैरवो वायरस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर तक होते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये कभी भी खुद से या आउटसाइड द होस्ट बॉडी डुप्लीकेट नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इस वजह से इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ पैथोजेनिसिटी, तो दैट हैज कैपेसिटी टू कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल, दैट कैन आल्सो हैव कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के डैमेजिंग इफेक्ट्स रखते हैं, इसलिए पैथोजेनिक होते हैं। They are resistant to broad range of antibiotics। तो जो एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। इसके साथ साथ दे कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया। इनको ग्रो करने के लिए होस्ट बॉडी का होना कंपल्सरी है। तो वायरसेस कभी भी आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर सकते या डुप्लीकेट कर सकते। इनको रेप्लिकेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट बॉडी का होना जरूरी है, इसीलिए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी इनको कहा जाता है। दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बेस पर देखें तो वायरसेस जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली शेप जो है उसकी बुनियाद पर इनको कहा जाता है कि दीज आर एनिमल और प्लांट वायरसेस, जिसमें पॉलीहेड्रन शेप होती है, हेलिकल या एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पे एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर में ही देखें तो वायरसेस जो हैं या तो एनवेलप्ड होते हैं या नेकेड होते हैं। तो ऐसे वायरसेस जिनमें एनवेलप मौजूद होगा वो एनवेलप होस्ट मेम्ब्रेन का ही हिस्सा होता है। जब वायरस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है विद इन द होस्ट बॉडी, तो जब होस्ट बॉडी से या होस्ट सेल से बाहर निकलता है तो उसकी आउटर कवरिंग बना लेता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन की, वो एनवेलप कहलाता है। और जिनके गिर्द नहीं ये एनवेलप होता उसको नाम दिया जाता है नेकेड। तो ये एनवेलप का स्ट्रक्चर जो है हर वायरस का हिस्सा नहीं है, बल्कि कैप्सिड और कोर यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों पार्ट कंपल्सरी होंगे। और एनवेलप जो है वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि कुछ वायरसेस में मौजूद होता है और कुछ में नहीं होता। तो ये मॉर्फोलॉजिकली फिर जिन पे मौजूद होगा उसको एनवेलप्ड वायरस का नाम दिया जाएगा। और बैक्टीरियल में हम कहते हैं क्यूबिकल होते हैं, हेलिकल या टैडपोल।
टेडपोल में एक हेड का रीजन और एक टेल का रीजन जैसे बैक्टीरियोफेजिस में स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इसमें डिफरेंट फेसेस भी बनते हैं, जैसे कि आइकोसाहेड्रल के केस में 20 फेसेस बन रहे होते हैं किसी भी वायरस के, और वो उसके कैप्सिड के अंदर मौजूदा कैप्सोमेर के नंबर और अरेंजमेंट की बुनियाद पर वो पर्टिकुलर शेप में अपीयर हो रहे होते हैं। दैट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें स्ट्रक्चर के बाद, तो हमारे कोर्स कंटेंट में शामिल है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वायरसेस को क्लासिफाई डिफरेंट पैरामीटर्स पे किया जा सकता है। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम या जेनेटिक मटेरियल, और ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट एट विच इट कैन अटैक। तो तीन बुनियादों पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकली देखें तो हेलिकल कैप्सिड होते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एमसीक्यू के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलिकल कैप्सिड किस में होता है। इसी तरह से पॉलीहेड्रल कैप्सिड जो है वो एडिनो वायरस में देखा जाता है। एनवेलप जो स्टडेड विद स्पाइक, जिसके ऊपर स्पाइक्स मौजूद होंगी, ये इन्फ्लुएंजा। इसी तरह से एचआईवी भी एनवेलप्ड स्टडेड विद स्पाइक कंसीडर किया जाता है। टेडपोल में बैक्टीरियोफेजिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी तरह से जीनोम की बेस पे देखें तो दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। लेकिन आरएनए या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, इस बुनियाद पर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे डीएनए वायरस को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डिवाइड किया जाता है। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की एग्जांपल देखें तो एडिनो वायरस है, हर्पेस वायरस है और पॉक्स वायरस है। और सिंगल स्ट्रैंडेड में पैरो वायरस जो है ये इसकी एग्जांपल कंसीडर की जाती है। और आरएनए में भी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में रियो वायरस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस में एचआईवी जो है वो एग्जांपल देखी जाती है। तो जीनोम की बेस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेस। होस्ट टाइप देखें तो तीन किस्म के होस्ट हो सकते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया। तो इसमें हम बैक्टीरियोफेजिस को कंसीडर करते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे होते हैं। इसी तरह से प्लांट्स जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस है, पोटैटो येलो ड्वार्फ जो है ये भी प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है जो मुख्तलिफ प्लांट में डिजीजेस काज करते हैं। और इसी तरह से एनिमल्स के केस में पैपो वायरस है और राउस सार्कोमा जो कि कैंसर काजिंग वायरस कंसिडर किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो है वो देखे जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट होस्ट सेल के अंदर जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और डिजीज भी काज करते हैं। जैसे बैक्टीरियल कॉलोनी की लाइसिस कर रहे होते हैं, प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ डिजीजेस काज करते हैं और इसके साथ साथ एनिमल्स में भी डिफरेंट डिजीजेस काज करने में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन पे हम देखें तो डिफरेंट टाइप के वायरसेस हो सकते हैं, जिसमें एक जो यूनिक किस्म का वायरस होता है दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस जो है दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन, जो कि कैंसर काजिंग होते हैं और इसीलिए इसको ऑन्कोवायरस का नाम भी दिया जाता है। रेट्रोवायरस कहने की वजह बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में या डबल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस का नाम देते हैं। एक रेट्रोवायरस की एग्जांपल देखें तो इसका जो साइज एंड शेप है 100 नैनोमीटर में ये अपीयरेंस साइज होता है स्फेरिकल, और एनवेलप्ड किस्म की जो शेप है ये अपीयरेंस, क्योंकि एनवेलप इसका स्फेरिकल होता है इसलिए आउटर स्फेरिकल अपीयरेंस देता है। इसके साथ साथ फीचर्स देखें तो ये कुछ रेट्रोवायरसेस ऐसे हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं लेकिन मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें एचआईवी की तो वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर स्पेसिफिकली अटैक करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर कॉल्ड एज क्लस्टर डिफरेंशिएटर 4 या CD4 रिसेप्टर। इसके साथ साथ इसमें एंजाइम मौजूद होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं और इसके जरिए ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में या डबल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज एचआईवी, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया जाता है। दैट एचआईवी हैज कैपेसिटी टू कॉज अ पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड एज एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो एड्स क्या है इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
एड्स, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि HIV की वजह से या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। तो एड्स जो है, इसकी डिस्कवरी देखें तो इसको सबसे पहले 1980s में कुछ होमोसेक्सुअल्स में ऑब्जर्व किया गया इसके सिम्टम्स को। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो 1984 में एज HIV आइडेंटिफाई किया गया और इसको पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खास तौर पर इसकी डिस्कवरी में एक मेन रोल प्ले किया। जो HIV था उसका स्ट्रक्चर बाद में ये कंफर्म किया गया, तो ये स्फेरिकल है, एनवेलप्ड है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर होता है। और अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो कैप्सिड है ये एक्चुअली कॉनिकल अपीयरेंस दे रहा है, लेकिन ऊपर एनवेलप होने की वजह से ये स्फेरिकल अपीयरेंस दे रहा होता है। तो कैप्सिड की बेस पे अगर हम इसको शेप कहें तो वो कॉनिकल है, और अगर एनवेलप की बेस पे कहें तो वो स्फेरिकल होता है। इसका एनवेलप जैसा कि कहा गया कि ये होस्ट मेम्ब्रेन से ही ड्राइव होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो एनवेलप स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन दो तरह की होती हैं, जो कि आउटर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। आउटर ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली स्पाइक्स बना रही होती हैं जिनको GP120 का नाम देते हैं, और ये खास तौर पर रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वायरस विद द होस्ट सेल, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखती हैं, जो कि इसकी सिग्निफिकेंस है। और उसके मुकाबले में जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, दीज आर क्रिटिकल फॉर फ्यूजन प्रोसेस। तो दोनों का डिफरेंट फंक्शन है जो कि स्पेसिफिकली यहां पे हम शो कर सकते हैं। अब जो एनवेलप है ये तो लिपिड बाइलेयर है, और जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर ये GP120 जिसको हमने आउटर ग्लाइकोप्रोटीन और GP41 जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है वो इसमें एम्बेड की होती है। इसके अंदर कैप्सिड का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें खास तौर पर 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA, और उसमें खास तौर पर एंजाइम जो मौजूद होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से इसको रेट्रोवायरस का नाम देते हैं। और ये होस्ट सेल में, ये खास तौर पर ह्यूमन के हेल्पर T लिम्फोसाइट में जाके इन्हीं एंजाइम को इस्तेमाल करके, इसके अलावा भी कुछ एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीएज एंजाइम कंसिडर किया जाता है, इसके साथ साथ इंटीग्रेज एंजाइम जो है देखा जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम वायरल जीनोम की बात करें तो इसमें टोटल 9 जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसमें से 3 जीन्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इंटरनल प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें HIV का, तो ये ससेप्टेबल टू सेल्स, हेल्पर T लिम्फोसाइट इसके ससेप्टेबल सेल हैं, और सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि ये कहा गया कि ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, तो पर्टिकुलर सेल्स जिनके ऊपर ये अटैक करता है वो हेल्पर T लिम्फोसाइट हैं, और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स भी होते हैं जिन पे ये अटैक कर रहा होता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये होस्ट स्पेसिफिक तो है, लेकिन मंकी में ये देखा गया कि ये डिजीज काज नहीं करता, यानी कि मंकी के सेल्स को इन्फेक्ट तो करता है लेकिन उसमें एड्स काज नहीं करता। इसके साइंस और सिम्टम्स देखें तो अर्ली सिम्टम्स जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, या मेजॉरिटी में एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तो बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स शो नहीं होते। लेकिन उसके बाद अप्रोक्सीमेटली इन्फेक्शन के 9 मंथ के बाद जो है इसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 9 मंथ के बाद हो। सम टाइम इसका जो वायरस है, जैसे ही हमारे जो RNA है वो हमारे होस्ट सेल के अंदर आता है, ह्यूमन हेल्पर T लिम्फोसाइट में आता है, तो वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद जैसे ही न्यूक्लियस में एंटर होकर इंटीग्रेशन करता है, प्रो वायरस बनता है, तो वहां पे डॉर्मेंट फॉर्म में रह सकता है। और वो डॉर्मेंट फॉर्म में कब तक रहेगा, दैट इज नॉट अ डिफाइंड पीरियड। तो इसका मतलब ये कुछ मंथ के लिए, ये कुछ साल के लिए भी डॉर्मेंट रह सकता है, लेकिन जैसे ही एक्टिव होगा तो उसके बाद इससे मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और जो सीवियर किस्म के सिम्टम्स हैं उसमें खास तौर पर स्वॉलन लिम्फ नोड्स हैं, और उसके साथ साथ बॉडी का जो खास तौर पर वेट है वो सडन लॉस हो जाना, और मुख्तलिफ किस्म की जो उसकी वजह से इफेक्ट्स है। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस जो है वो अटैक करना शुरू कर देंगी। इसीलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये खुद से
किसी किस्म की डेथ का सबब या डिजीज का सबब नहीं बनता, बल्कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की और जो डिजीजेस है उनके अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का नाम भी देते हैं। अगर ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2015 और 16 का डाटा देखें तो उसमें कहा जाता है कि तकरीबन 35 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी तक 2015 तक के डाटा के मुताबिक इससे डाई कर चुके हैं और 36.7 मिलियन लिविंग विद एड्स। तो एड्स से जो अफेक्टेड पर्सन है वो इतने ज्यादा मौजूद है और ईयरली बेसिस पे इसमें इजाफा होता जा रहा है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 100,000 इंडिविजुअल जो है इन्फेक्टेड हैं, लेकिन उसमें से जो रजिस्टर्ड हैं दीज आर ओनली 15,370 और इसमें इस तादाद के अंदर ईयरली बेसिस पे जो इजाफा हो रहा है 2015 और 16 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 17.6% पर ईयर इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसका मतलब एड्स से अफेक्टेड है वो बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले में इससे जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये एड्स के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द लाइफ साइकिल, हाउ दैट एड्स कैन HIV कैन अटैक द हेल्पर T लिम्फोसाइट टू कॉज द एड्स। तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV हेल्पर T लिम्फोसाइट पे अटैक करता है और उसमें अपने HIV का जीनोम की मल्टीप्लिकेशन और अल्टीमेटली वायरल मल्टीप्लिकेशन का सबब बनता है। तो इसके लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें देखिए, तो सबसे पहले हम हेल्पर T लिम्फोसाइट पर, ये अगर हम इस सेल को एज अ हेल्पर T लिम्फोसाइट कंसिडर करें तो इस सेल पर अटैक करता है, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो दैट इज एक्चुअली बाइंडिंग एंड फ्यूजन, यानी कि वायरस का टुवर्ड्स द सेल आना, उसके साथ बाइंड करना और फ्यूज करना। अब यहां पे हम जानते हैं कि HIV होस्ट स्पेसिफिक है, तो यहां पर पर्टिकुलरली CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्पर T लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। जैसे ही बाइंड करेगा, फ्यूज करेगा, तो फ्यूजन के बाद इसमें से जो HIV RNA है दैट विल एंटर इन द होस्ट साइटोप्लाज्म। जैसे ही HIV RNA यहां पे आएगा तो इस HIV में मौजूदा एंजाइम ही इस HIV RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए इसको HIV DNA में कन्वर्ट करेगा। तो सेकंड स्टेप जो कि कंसीडर किया जाएगा दैट विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे इसका काम एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जो कि पर्टिकुलरली वायरल एंजाइम है। तो यहां पे हमें याद रखना है कि ये वायरल एंजाइम है। इसी तरह से जैसे ही वायरल RNA से वायरल DNA की फॉर्मेशन हो गई तो उस वायरल DNA को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ले जाया जाएगा, होस्ट सेल न्यूक्लियस में, और वहां पे इसको एंटर किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा विद द होस्ट ऑफ द DNA। अब जैसे ही वायरल DNA होस्ट DNA के साथ अटैच हो जाएगा तो दैट विल बिकम प्रोवायरस, इसको नाम दिया जाएगा प्रोवायरस। तो सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप होगा वायरल इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन के लिए भी HIV वायरल इंटीग्रेज ही इस्तेमाल होता है, ये भी वायरल एंजाइम है ना कि होस्ट सेल का। तो इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा दैट विल बी इंटीग्रेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से जब ये इसके साथ अटैच हो गया तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में एक्टिव होके इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल इस्तेमाल होगी, मतलब कि यहां पे एंजाइम इस्तेमाल होंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड है फ्रॉम द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के वो एंजाइम जो कि इस DNA की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो HIV RNA बनेगा। इस HIV RNA को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा, जहां पे वायरल प्रोटीन जिसको प्रोटीएज कहा जाता है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा उससे। तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीएज, ये भी वायरल एंजाइम है। तो इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो रिक्वायर्ड होगा, इसके साथ साथ
इंटीग्रेज एंजाइम रिक्वायर्ड है और प्रोटीएज, ये तीनों वायरल एंजाइम कंसीडर किए जाएंगे जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, जबकि फिफ्थ स्टेप में कहा जाता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन एंड आरएनए, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन बनना, ये असेंबली का प्रोसेस होगा और इस असेंबली के बाद मैच्योरेशन और बर्डिंग ऑफ द वायरस फ्रॉम द सेल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक इवेंट जो है वो कंप्लीट होगा, जो कि फर्दर इस वायरस का मकसद जो है वो नेक्स्ट हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करना, और इस तरह से अर्लियर स्टेज में ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन बाद में इसके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं और अल्टीमेटली लीथल हो सकता है एड्स की कंडीशन। अब एड्स जो है, जैसा कि हमने पहले ये बात की कि एड्स जो है वो खुद से एज सच ना तो कोई डिजीज के तौर पर काम करती है, ना ही इसकी वजह से डेथ होती है, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को वीक करती है और उस वीकन इम्यून सिस्टम की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बाकी डिजीजेस अटैक कर देती हैं। दैट डिजीजेस आर कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। तो उन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स हैं उसमें हम कहते हैं कि एड्स ने या एचआईवी ने वीकन कर दिया ह्यूमन इम्यून सिस्टम को। जैसे ही ह्यूमन इम्यून सिस्टम वीकन हुआ तो उस वीकन होने की वजह से मुख्तलिफ डिजीजेस ने अटैक किया, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स कहलाएंगी। अब यहां पे कुछ जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ यही फाइनल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, लेकिन मेनली ये होती हैं जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन है, कैंडिडियासिस ऑफ एसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, और इसके साथ साथ सीवियर बैक्टीरियल इंफेक्शन और रिकरेंट निमोनिया हो सकता है। तो ये वो मुख्तलिफ डिजीजेस हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स कहलाती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे डैमेज टू द ब्रेन एज वेल एज द आई साइट डैमेज, और मुख्तलिफ कंडीशन जो हैं वो आ सकती हैं ड्यू टू वीकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अटैक करता है, इस वजह से ब्रेन सेल्स की भी डैमेजिंग और डिटोरिएशन का सबब बन सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एचआईवी से या एड्स जो है इसके लिए ना तो कोई क्योर मौजूद है, ना ही कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन जो मुख्तलिफ एंटी वायरल या एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन मौजूद हैं उसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, और समटाइम फॉर द ईयर्स इस प्रोसेस को जो है वो स्लो किया जा सकता है, जिसकी वजह से एड्स की वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ऊपर सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। तो इसका मतलब जो मेडिकेशंस हैं जो खास तौर पर एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस कहलाती हैं, दैट कैन स्लो द प्रोग्रेस ऑफ एड्स। अब इसको भी फर्दर और ज्यादा इंप्रूव किया जाता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस। तो उसको जो कॉम्बिनेशन में जब यूज किया जाता है तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसको HAART हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का नाम दिया जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन से की जाती है, जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द एड्स। दैट इज नॉट एबल टू क्योर द एड, बल्कि उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करेगा। अगर इसको हम खत्म नहीं कर सकते तो जितनी भी डिजीजेस जिनका क्योर मौजूद नहीं होता उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर से हम उस पर्टिकुलर डिजीज से बच सकते हैं। तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? प्रिवेंटिव मेजर्स को जानने से पहले इसके जो काजेस हैं अगर उसको समझ लिया जाए तो उन काजेस से बच के प्रिवेंशन की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ट्रांसमिशन ऑफ एनी बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। अगर जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का प्रोसेस है उसको लिमिटेड किया जाए विद हाइजेनिक कंडीशंस और विद द नॉर्मल पर्सन, तो इससे एड्स की ट्रांसमिशन से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अवॉइड किया जाए विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। इसके साथ साथ
शेयरिंग द यूटेंसिल्स, जो मुख्तलिफ किस्म के सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, रेजर है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने इस्तेमाल किया है तो उसके इस्तेमाल से बचा जाए। इसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले अगर डोनर के ब्लड की स्क्रीनिंग कर ली जाए तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो इसका मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो वे ऑफ ट्रांसमिशन हैं उनसे हम पर्टिकुलर अवॉइड करके तो इसकी ट्रांसमिशन से बच सकते हैं। तो दैट पर्टिकुलर या डेंजरस डिजीज जो है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर डिजीज। यहां तक आज के हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझा